हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी। डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज है 10 फरवरी 2026। तो आज के जितने करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। 16वें वित्त आयोग के अनुसार राज्यों को केंद्रीय करों में कितना प्रतिशत हिस्सा देने की सिफारिश की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 42% हिस्सा देने की सिफारिश की गई है। अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में राज्यों के लिए केंद्रीय करों में 42% हिस्सेदारी देने की सिफारिश की है। यह 15वें वित्त आयोग की सिफारिश जो 41% थी, जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से 1% अधिक है। आयोग ने यह वृद्धि राज्यों की वित्तीय जरूरतों और बुनियादी ढांचे के विकास को ध्यान में रखते हुए की है। टाइमलाइन और महत्वपूर्ण फैक्ट इसका है कि 16वें वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग का गठन दिसंबर 2023 में किया गया था। इसकी अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। इसकी सिफारिश 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए लागू होंगी। संवैधानिक प्रावधान इसका यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के लिए स्वदेशी सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड किसने विकसित किया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी है, बीईएल गाजियाबाद ने स्वदेशी सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड विकसित किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल गाजियाबाद ने भारतीय सेना के लिए सक्षम नामक एक अत्याधुनिक एंटी ड्रोन ग्रिड विकसित किया है। यह पूरी तरह से स्वदेशी प्रणाली है जिसे सीमाओं पर ड्रोन के बढ़ते खतरों, विशेष रूप से स्वार्म ड्रोन, ड्रोन के झुंड और छोटे क्वाडकाप्टर्स से निपटने के लिए बनाया गया है। यह ग्रिड रडार, EOIR सेंसर और जैमिंग तकनीकों का एक एकीकृत नेटवर्क है। क्षमताओं का प्रदर्शन इसका यह है कि इसका सफल परीक्षण और प्रदर्शन हाल ही में सेना के उत्तरी कमान और पश्चिमी कमान के रणनीतिक क्षेत्रों में किया गया। कार प्रणाली, यह प्रणाली 5 से 8 किलोमीटर की दूरी से ड्रोन का पता लगा सकता है और सॉफ्ट किल सिग्नल जैमिंग व हार्ड किल लेजर या मिसाइल दोनों विकल्पों का उपयोग कर सकती है। इसका एकीकरण यह है कि सक्षम ग्रिड को मोबाइल वाहनों पर तैनात किया जा सकता है, जिससे यह उबड़ खाबड़ इलाकों और सीमावर्ती चौकियों के लिए अत्यधिक प्रभावी बन जाता है। इसका रणनीतिक महत्व यह है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विदेशी एंटी ड्रोन प्रणालियों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सांख्यिकी मंत्रालय ने ई सांख्यिकी पोर्टल के लिए किस नए प्रोटोकॉल का बीटा संस्करण लॉन्च किया? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल MCP। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI ने अपने ई सांख्यिकी पोर्टल के लिए मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल MCP का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। यह एक क्रांतिकारी कदम है जिसका उद्देश्य सरकारी सांख्यिकी डेटा को AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए अधिक सुलभ और पठनीय बनाना है। इससे शोधकर्ता और नीति निर्माता सीधे AI टूल के माध्यम से जटिल डेटा का विश्लेषण कर सकेंगे। इसकी लॉन्च तिथि फरवरी 2026 थी। ई सांख्यिकी पोर्टल का उद्देश्य भारत के आधिकारिक सांख्यिकी डेटा जैसे GDP, मुद्रास्फीति आदि को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संकलित करना। MCP क्या है? MCP यह एक ओपन सोर्स मानक है जो AI मॉडल जैसे LLMS को बाहरी डेटा स्रोतों और टूल्स के साथ सुरक्षित और मानकीकृत तरीके से जोड़ने की अनुमति देता है। यह प्रोटोकॉल डेटा को AI रेडी बनाता है, जिससे मैनुअल डेटा खोज की आवश्यकता कम हो जाती है और सटीक उत्तर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब के रियाद में आयोजित वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 का नेतृत्व संजय सेठ ने किया है।
सऊदी अरब के रियाद में 8 से 9 फरवरी 2026 को आयोजित वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में रक्षा मंत्री संजय सेठ ने उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी में पहली बार बनाए गए इंडियन पवेलियन का उद्घाटन भी किया, जो 400 वर्ग मीटर में फैला था। इसका उद्देश्य यह है कि भारत की स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं जैसे टैंक मिसाइल और रडार प्रणाली को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और मेक इन इंडिया विजन को बढ़ावा देना। प्रदर्शनी का स्वरूप यह एक द्विवार्षिक हर 2 साल में होने वाला आयोजन है। 2026 में इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। द्विपक्षीय वार्ता। इस दौरे के दौरान संजय सेठ ने सऊदी अरब के रक्षा सहायकों और औद्योगिकी निकायों के साथ सैन्य सहयोग और रक्षा उत्पादन में साझेदारी पर चर्चा की। यह प्रतिभागी पवेलियन में भारत की प्रमुख रक्षा कंपनियों जैसे BEL, BGL और मोरिसन इंडिया लिमिटेड MIL ने अपने अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब। डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन हाल ही में किस संस्थान में किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन CDAC तिरुवनंतपुरम में किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY द्वारा डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन CDAC तिरुवनंतपुरम में किया गया। यह केंद्र सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन, इलेक्ट्रिक वाहन, EV प्रौद्योगिकियों और स्मार्ट पावर ग्रिड के अनुसंधान पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को भविष्य की प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर बनाना और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना है। इसका उद्घाटन फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री द्वारा इसकी आधारशिला और नई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। फोकस एरिया। इसका फोकस एरिया यह है कि लैब विशेष रूप से पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिवहन प्रणालियों और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए अत्याधुनिक समाधान विकसित करने हेतु बनाई गई है। रणनीतिक महत्व इसका यह है कि विकसित तकनीकों को मेक इन इंडिया के तहत भारतीय उद्योगों और स्टार्टअप्स को हस्तांतरित किया जाएगा। इसकी क्षमता यह है कि यह केंद्र छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रोटोटाइपिंग और परीक्षण की सुविधाएं प्रदान करेगा, जिससे नवाचार की लागत कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रयान मिशन के तहत विकसित पनडुब्बी का नाम क्या है, जो 2026 में गहरे समुद्र के अन्वेषण के लिए तैयार है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 इस पनडुब्बी का नाम है। समुद्रयान मिशन भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन है। इसके तहत विकसित मत्स्य 6000 पनडुब्बी 2026 में अपने पहले गहरे समुद्र अन्वेषण के लिए तैयार है। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT चेन्नई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह पनडुब्बी 3 मनुष्यों को समुद्र की सतह से 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम है। मिशन की शुरुआत समुद्रयान को आधिकारिक तौर पर 2021 में डीप ओशन मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। प्रमुख परीक्षण 2024-25 में पनडुब्बी के विभिन्न हिस्सों और सुरक्षा प्रणालियों का उथले पानी में सफल परीक्षण किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि गहरे समुद्र में दुर्लभ खनिजों जैसे निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज की खोज करना और समुद्री जैव विविधता का अध्ययन करना। विशेष डिजाइन इसे टाइटेनियम अलाय से बने एक विशेष गोले के रूप में बनाया गया है, जो समुद्र की गहराई में अत्यधिक दबाव को सह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय मृगी दिवस 2026 किस तिथि को मनाया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 9 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय मृगी दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में फरवरी का दूसरा सोमवार 9 तारीख को पड़ रहा है। यह दिन मृगी के प्रति जागरूकता फैलाने और इससे प्रभावित लोगों की समस्याओं को समझने के लिए समर्पित है। इसकी शुरुआत 2015 में
की गई थी। इसकी स्थापना इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी IBE और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य है कि मृगी से जुड़े सामाजिक कलंक को मिटाना और उचित उपचार तक पहुंच सुनिश्चित करना। वैज्ञानिक तथ्य इसका है कि मृगी एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि असमान हो जाती है, जिसे दौरे पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्ट इंडिया 2026 प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन किया गया। प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन प्रगति मैदान भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। यह प्लास्टिक उद्योग की दुनिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनियों में से एक है, जिसका उद्देश्य नवाचार, सस्टेनेबिलिटी और प्लास्टिक रिसाइकलिंग तकनीकों को बढ़ावा देना है। यह वैश्विक निवेशकों और निर्माताओं को एक साझा मंच प्रदान करता है। इसका प्रमुख महत्वपूर्ण फैक्ट या टाइमलाइन है कि यह प्रदर्शनी हर 3 साल में एक बार आयोजित की जाती है। इसका संस्करण 2026 में इसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया। पिछला मुख्य आयोजन 2023 में हुआ था। मुख्य फोकस इसका है कि इस बार का मुख्य फोकस सस्टेनेबल प्लास्टिक और सर्कुलर इकोनॉमिक्स पर आधारित है, ताकि पर्यावरण पर प्लास्टिक के प्रभाव को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने हाल ही में शारदा रिवर कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, उत्तराखंड ने शारदा रिवर कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले के बनबसा में शारदा रिवर कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है। यह प्रोजेक्ट अयोध्या के सरयू रिवर फ्रंट की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, मां शारदा की आरती के लिए भव्य घाटों का निर्माण करना और क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। महत्वपूर्ण फैक्ट इसका यह है कि उद्देश्य बनबसा क्षेत्र को एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना और स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करना है। नदी का महत्व इसका यह है कि शारदा नदी, जिसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। इसकी कनेक्टिविटी है कि यह कॉरिडोर पूर्णागिरि मंदिर और अन्य सिद्धपीठों की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के सबसे लंबे सांप रेडिकुलेटेड पाइथन की खोज हाल ही में किस देश में हुई है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, इंडोनेशिया। दुनिया की सबसे बड़े सांप की खोज रेटिकुलेटेड पाइथन इंडोनेशिया में की गई है। हाल ही में फरवरी 2026 में पुष्टि की गई है कि इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप मारोस क्षेत्र में दुनिया के सबसे लंबे जंगली सांप की खोज की गई है। इस मादा रेटिकुलेटेड पाइथन जालीदार अजगर का नाम इम्बू बैरन है। इबू बैरन या द बैरोनस रखा गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसकी लंबाई 7.22 मीटर लगभग 23 फीट 8 इंच होने की पुष्टि की है। इसका टाइमलाइन फैक्ट देखें तो इसका खोज दिसंबर 2025 में हुआ था, जबकि इसे पहली बार स्थानीय लोगों द्वारा देखा गया, जिसके बाद संरक्षणवादियों ने इसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। आधिकारिक मापन 18 जनवरी 2026 वन्यजीव विशेषज्ञों डियाज नुग्राहा और रालू फ्रेंतियो द्वारा इसका वैज्ञानिक मापन किया गया। रिकॉर्ड पुष्टि फरवरी 2026 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे अब तक का सबसे लंबा मापा गया जंगली सांप घोषित किया है। वैज्ञानिक नाम इसका मलायोपाइथन रेक्टिकुलर्स है। यह प्रजाति दक्षिण पूर्व एशिया, भारत सहित में पाई जाती है। इसकी तुलना इसकी लंबाई एक मानक फीफा गोल पोस्ट की चौड़ाई के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच फरवरी 2026 में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर समझौता हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मलेशिया। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर समझौता 2026 में मलेशिया के साथ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्वदेशी युद्धपोत को हाल ही में एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए चर्चा में देखा गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए,
INS अर्नाला एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए चर्चा के रूप में देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 फरवरी 2026 को किस समाज सुधारक की पुण्यतिथि मनाई गई? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बाबा आमटे के समाज सुधारक के रूप में इनकी पुण्यतिथि मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में हाल ही में समुद्री कृमि की 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026, ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का उद्घाटन कहां किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भुवनेश्वर में ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस ने हाल ही में किस परमाणु ऊर्जा संचालित मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, ब्यूरे स्टेनिक का सफल परीक्षण किया है। कौन किया है? रूस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवे पंछी महोत्सव के दौरान किस राज्य ने अपना पहला बर्ड एटलस जारी किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, गोवा। नवे पंछी महोत्सव के दौरान गोवा ने बर्ड एटलस जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ हार्ले डेविडसन बाइक पर टैरिफ कम करने हेतु व्यापार समझौता किया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका USA के साथ। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।